हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कैप रोबोटिक्स सेंटर। आज मैं जो सैम्पल प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ वो सैम्पल प्रॉब्लम जो हैं बेसिकली इंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग इंट्रेंस एग्जामिनेशन पर हैं। ठीक है, एक छोटा सा दो प्रॉब्लम्स लेकर आया हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिए। सिलेंडर ऑफ मास एम इन डेंसिटी रो, रो इज द डेंसिटी ऑफ दिस थिंग, हैंगिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग इज लोअर्ड इनटू अ वेसल। इस वेसल में इसको लोअर किया गया, ठीक है, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। इस वेसल का क्रॉस सेक्शन एरिया एस, अब क्रॉस सेक्शन एरिया माना है, ठीक है। तो एरिया मतलब कि एक यूनिट डेप्थ पे उसका एरिया कितना होगा। तो अगर हम इसको एस मान करते हैं, इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है क्योंकि हम इसकी डेप्थ को यूनिट मान के चलते हैं, ठीक है, मतलब 1 मान के चलते हैं, एस इंटू 1 इक्वल्स टू एस, ठीक है, इसीलिए एस माना है। कंटेनिंग अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज रो, ठीक है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। एंड दैट इज द डेंसिटी ऑफ दिस सॉलिड, ठीक है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो डेंसिटी ऑफ सॉलिड से कम है। Until it is fully immersed, the increase in pressure at the bottom of the vessel, प्रेशर कितना इंक्रीज होगा वेसल के बॉटम पे। अगर हम इसकी स्प्रिंग को तब तक कंप्रेस करते रहेंगे जब तक ये लिक्विड के नीचे सबमर्ज ना हो जाए या उसके नीचे डूब ना जाए, तब तक हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको निकालना है क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल। वेसल के बॉटम पे जो है इसके कारण प्रेशर कितना बढ़ेगा कि हमारा जो है इसको हम कितना सबमर्ज कर दें कि प्रेशर हमारा तो कितना बढ़ जाएगा। सबमर्ज से करना है, इस मास m के पार्टिकल को सिलेंडर कहा गया है, ठीक है, ठीक है, इसको इतना सबमर्ज करना है इस वेसल पे, इसकी डेंसिटी जो है ये मतलब पूरा इसका जो मास m है पूरा इस वाटर लेवल के नीचे आ जाए, ठीक है, सब फुली इमर्ज हो जाए, ठीक है। तो कैसे निकालेगा भाई, इंक्रीज इन प्रेशर, इस प्रक्रिया में बॉटम ऑफ द वेसल पे प्रेशर कितना बढ़ेगा, कैसे निकालेगा। कि क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लेंथी नहीं होते हैं। अब देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लगा, लेकिन अगर इसको हम अभी सॉल्व करने जब बैठेंगे तो बहुत छोटा सा लगेगा। ये कैसे, प्रेशर निकालना है, इंक्रीज इन प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द वेसल निकालना है। तो सबसे पहले अपथ्रस्ट फोर्स निकाल लेते हैं। और अपथ्रस्ट फोर्स कैसे निकलेगा, हम जानते हैं क्या होता है भाई, VDG, ठीक है। यहाँ पे D क्या है, डेंसिटी है, किसकी, डेंसिटी ऑफ, इसकी डेंसिटी रो की होगी, मतलब इसकी डेंसिटी यहाँ मिल जाएगी, किसकी डेंसिटी मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये V क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड होगी, लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसीलिए क्या होगा, सिग्मा होगी, ना कि रो, ठीक है। यहाँ वॉल्यूम निकालने में हम क्या करेंगे, m अपॉन क्या होगा, जो, क्यों, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है भाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हुआ, मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो अगर हम इस फेस को लेके चले तो यहाँ पे डेंसिटी, क्योंकि अब इस वॉल्यूम किसका, इस सिलेंडर का, तो डेंसिटी किसकी होगी, सिलेंडर की होगी, तो इसीलिए इस डेंसिटी कौन सी ली है, रो ली है, ठीक है। सिंपल है, इंटू रो इंटू जी, ये हो गया आपका अपथ्रस्ट फोर्स। प्रेशर कितना होगा, F बाई A, अपथ्रस्ट फोर्स आप निकाल चुके हो, M बाई रो इंटू G अपॉन S, दिस इज S, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इस तरह सिंपल से अगर आप बात करें तो M रो G अपॉन, दिस इज द अपथ्रस्ट फोर्स, this is the pressure, sorry, this is the pressure at the bottom of the vessel, this will be the pressure at the bottom of vessel, ठीक है। यहाँ पे ये जानना आवश्यक है कि कहाँ पे कौन सी डेंसिटी को लेना है। तो हम ये तो जानते हैं कि जो है मास जो है क्या कर रहा है, इस वेसल के जो लिक्विड को कंप्रेस कर रहा है, तो डेंसिटी और अपथ्रस्ट फोर्स के कैलकुलेशन में, अपथ्रस्ट फोर्स के कैलकुलेशन में आपको क्या होगा, व्हाट इज द अपथ्रस्ट फोर्स के कैलकुलेशन में क्या होगा आपका, जो आपका डेंसिटी ली जाएगी वो कहाँ पे डेंसिटी, दिस इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसे रो लिया गया है। और वॉल्यूम में क्या लिया जाएगा,
वॉल्यूम में आपको कौन सी डेंसिटी दी जाएगी, डेंसिटी ऑफ द सॉलिड, ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहाँ पे दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब छोटा सवाल ये देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर, स्लीव का मतलब एक सिंपल मास है जो दो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, दोनों का कंबाइंड स्टिफनेस दी हुई है, जिसका हम कंबाइंड स्टिफनेस दी हुई है 20 न्यूटन पर मीटर। स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट को स्टिफनेस कहते हैं, ठीक है। तो कंबाइंड स्टिफनेस दोनों स्प्रिंग की दी हुई है 20 न्यूटन पर मीटर। और ये जो अरेंजमेंट है, ये ब्लॉक मास रखता है, दोनों तरफ स्प्रिंग से बना हुआ है, इसकी कंबाइंड स्टिफनेस दी हुई है, और ये अरेंजमेंट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, मतलब इस तरह से पूरा अरेंजमेंट इस तरह से इसके अराउंड ओमेगा रेडियन पर सेकंड की वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। द अरेंजमेंट रोटेट्स विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा दिया हुआ है अबाउट द वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस से अराउंड रोटेट कर रहा है। अब फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ स्लीव। अभी इस मास का या ये जो स्लीव है इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन पता करना है। तो किसी भी अगर हम एसएचएम की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर बात की जाए, तो हम कैसे हम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टाइम पीरियड निकालते थे। बेसिक फार्मूला क्या था, बेसिक फार्मूला क्या था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट क्या था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। ये हमारा बेसिक फार्मूला था किसी भी के पीरियड ऑफ ऑसिलेशन को कंप्यूट करने के लिए। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कैसे इक्वेशन बनेगी, इससे हम ये टाइम पीरियड इस फार्मूले से निकाल सकें। तो अगर हम इस पे ध्यान से देखें इस चीज को, तो भाई हम ये देख सकते हैं कि माइनस के एक्स, ठीक है, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एम ए। क्या ये हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, दैट इज द इस मास पे पड़ने वाला नेट फोर्स क्या है, एम ए हमने मान के चला। किसी एक्सेलरेशन पे हम अगर वर्क करें तो किसी मास पे कोई वर्क होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसका नेट फोर्स रिडक्शन एम ए से होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके इक्वेशन में क्या आएंगे, उसमें किसके इक्वेट होगा, नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, एम ए, लेकिन वो किसके बराबर होगा, पहला तो ये कंबाइंड स्प्रिंग की स्टिफनेस कांस्टेंट के बराबर f इक्वल टू माइनस के इसके, ये माइनस क्यों लगा क्योंकि हमेशा स्प्रिंग का जो फोर्स होता है वो रिटार्डिंग फोर्स होता है माइनस के, और इसका सेंट्रीफ्यूगल घूमने के कारण इसका अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर है। दैट इज द, ये क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये क्या होगा, स्प्रिंग रिटार्डेशन फोर्स, ठीक है। तो दोनों को मिला के दिस इक्वेशन जो है ये बन जाएगी। यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग की जो डिस्प्लेसमेंट है नेट डिस्प्लेसमेंट x है, क्योंकि कंबाइंड स्टिफनेस दी है तो हमने नेट डिस्प्लेसमेंट स्प्रिंग का घूमने के कारण जो स्प्रिंग का अपना इलोंगेशन होगा उसको हमने x माना है। तो दिस इक्वेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको समझना है। तो हम अगर इससे निकालते हैं, इस इक्वेशन से डिड्यूस करते हैं, यहाँ पे तो क्या निकलेगा, माइनस के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, x इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम बात करें हमें डिस्प्लेसमेंट बाय एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब x अपॉन ए निकालना है, तो x अपॉन ए कैसे निकलेगा भाई, x अपॉन ए निकलेगा, सिंपल मैथमेटिकल लगा लीजिए आप, तो m अपॉन माइनस के प्लस एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। भाई x बाई यही होगा, x पे इधर रखा, एक इधर, तो m अपॉन k प्लस m ओमेगा स्क्वायर। तो क्या होगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अंडर रूट m अपॉन m ओमेगा स्क्वायर माइनस k। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस मास। इस ये मास का स्प्रिंग से बना हुआ है, तो इसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दिस विल बी द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। दैट इज द थिंग। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी होती है, वो सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आप अपने दिमाग से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे नेट हमें फोर्स पता था, हमें पता था कि कोई चीज मूव करेगी तो नेट फोर्स अगर एम ए होगा वो किसके बराबर होगा, नेट फोर्स हमें इसमें तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है, वो लगेगा तो उसका मेजर निकालिए, और स्प्रिंग इसका अपना रिटार्डिंग फोर्स भी लगेगा तो स्प्रिंग का रिटार्डिंग फोर्स के बराबर इसको लगा दिया, ठीक है। तो ये आपका हमारा बेसिक जो
सोचने वाला नजरिया है वो ये है, ठीक है। क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ ओसिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन हमने इस इक्वेशन से निकाला, ठीक है। बच्चों इस तरह की चीजें और भी आती रहेंगी, और भी चीजें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। हम कोई भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज नहीं लेते हैं, ठीक है। उस कॉम्प्लेक्स चीज को एक छोटे वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सबको समझ में आए और जल्दी इस को सॉल्व हो जाए। अगर हम बहुत ज्यादा डिफरेंशियल इक्वेशन से बहुत ज्यादा बड़े बड़े इक्वेशन पे हम पढ़ेंगे सॉल्व करने का, तो हमारा टाइम बहुत बर्बाद होगा, और हमें टाइम का लिए बहुत ज्यादा सोचना है। इसीलिए हम बड़ी इक्वेशंस को एक छोटे फॉर्म में हम मॉडल कर सकते हैं, और मॉडल करके उस चीज को हम यहाँ पे, इसमें भी आपने बहुत ही बड़ी इक्वेशंस नहीं लगी यहाँ पर भी, ना ही कोई बहुत बड़ी इक्वेशंस यहाँ लगी। लेकिन अगर एक प्रॉब्लम देखने पे आया तो प्रॉब्लम अपने आप में दो में बड़े प्रॉब्लम देखने को लग रहे थे, लेकिन सॉल्यूशन देखिए अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तो सॉल्यूशन बहुत इजीली निकल आएगा, ठीक है। ओके, नमस्कार, आगे वीडियोस और बनाता रहूंगा। थैंक यू।